Friends, so new topic, the next topic is Prime Minister and Council of Ministers, है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद. So India में this chair, Prime Minister and Council of Minister, is very important chair, and actually the Council of Minister is it exist with, it cannot exist without Prime Minister. So Council of Minister का जो एग्जिस्टेंस है ये टोटली प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर ओनली डिसाइड्स कि हु ऑल विल बी द मेंबर्स ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, सो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस, है ना, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो बेसिकली कि क्या कह रहा है कि भारत में नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन पॉलिटिक्स, भारत में सरकार या राजनीति के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, कोई विचार विमर्श नहीं हो सकती विदाउट जनरली विदाउट नॉर्मली अगर हम एक ऑफिस का नाम नहीं लेंगे तो उसमें विचार विमर्श का कोई उतना मीनिंग नहीं आएगा. एंड दैट ऑफिस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो पीएमओ ऑफिस इसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, है ना, पीएमओ ऑफिस. सो दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट इट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि देयर कैन नॉट बी एनी डिस्कशन, मीनिंगलेस डिस्कशन हो जाएगा अगर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की छोड़कर अगर हम गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को सोचते हैं, इमेजिन करते हैं इंडिया में. So we have already seen in this chapter that the president exercises his power only on the advice of council of ministers. The council of minister is headed by prime minister. Therefore, as head of the council of ministers, the prime minister becomes the most important functionary of the government in our country. So कह रहा है कि as हमने देखा कि हमने जैसे पहले पढ़ा अभी कि prime minister exercises his power, president exercises his power, हाँ, on advice of the council of minister, on advice of the council of minister. So जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है. सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात में इस लाइन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज ओनली, ना, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि प्राइम प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस इज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ, है ना, राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे कर सकता है? सिर्फ मंत्रिपरिषद के सलाह पर. तो दैट्स द रीज़न इट इज़ गोइंग टू बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड ये जो राष्ट्रपति कैसे कार्य करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही केवल काम करेगा, ठीक है, बिना उसके सलाह के राष्ट्रपति नहीं कर सकता है कुछ भी. सो राष्ट्रपति इज ए टिटुलर हेड, इट्स ए सेरेमोनियल हेड. एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कहेगा, उस जो सलाह देगा, राष्ट्रपति इज बाउंड टू एक्ट ऑन दैट, जो हमने पहले पढ़ चुका है, हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के पावर्स में हमने पढ़ा. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर. सो द प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड कर रहा, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मंत्रिपरिषद जिसका प्रधानमंत्री हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड सिर्फ उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट काम करेगा. सो दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी, है ना, इन द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. सो एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद के हेड होने के नाते प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनरी बन जाता है, सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी बन जाता है हमारे देश की सरकार का, है ना. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पदाधिकारी ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, प्राइम मिनिस्टर. बिकॉज प्राइम मिनिस्टर किसका हेड है? प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एंड प्रेसिडेंट कैसा एक्ट करेगा? ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के एडवाइस के हिसाब से हम इन्फर कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो चाहेगा, प्रेसिडेंट अपनी शक्तियों का प्रयोग उसी तरीके से कर पाएगा. इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज एसेंशियल दैट प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इन लोकसभा. सो जो संसदीय प्रणाली है उसमें प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए ना. संसदीय शासन में जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, मेजोरिटी प्राप्त हो. एंड दिस सपोर्ट बाय मेजोरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल. सेकेंड थिंग, एंड दिस मेजोरिटी, चूंकि उसको बहुमत प्राप्त होता है प्राइम मिनिस्टर को, तो पावरफुल ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल, है ना. चूंकि उसको बहुमत प्राप्त होता है, सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी प्राप्त होता है, तो पार्लियामेंट में भी उसके पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उसके 50% से ज़्यादा लोग उसके सपोर्ट में. द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इज लॉस्ट,
द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द ऑफिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस समय, है ना, जैसे ही प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है, द मोमेंट द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी लो, जैसे ही मोमेंट वो सपोर्ट बहुमत खो देता है, द प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी खो देता है, प्राइम मिनिस्टर अपना पद भी खो देता है। सो द प्राइम मिनिस्टर लूजेस द ऑफिस। सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज द लॉस्ट, द प्राइम मिनिस्टर लूजेज द ऑफिस। जैसे ही मेजोरिटी का सपोर्ट बहुमत खत्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खत्म हो जाएगी। सो फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स लीडर वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर। आज़ादी से बहुत सालों के बाद तक कांग्रेस पार्टी का ही मेजोरिटी होता था लोकसभा में, और लीडर जो होते थे, जो प्राइम मिनिस्टर होते थे, वो भी कांग्रेस पार्टी के ही जनरली होते थे। Since 1989, there have been many occasions where no party has majority in the Lok Sabha. So 1989 से ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आया लोकसभा में। ये कहानी 2014 के पहले की बात है, तो इसलिए ऐसा बात कर रहा है। 2014 में उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार को लगभग मेजोरिटी मिल गई थी। 2014, 2019 में मिल गई, 2024 में अभी वाले रिसेंट वाले इलेक्शन में अगेन मेजोरिटी नहीं मिली है अकेले भाजपा को, बीजेपी को अकेले नहीं मिली। सो बट 1989 टू 2014 का जो फेज था, यस, उसमें कोई भी पार्टी को मेजोरिटी अकेले नहीं आ रही थी। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म्ड ए कोलिशन। तो जब कोई भी पार्टी को, जब 1989 के बाद जब कोई भी पार्टी, एक ही सिंगल पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो बहुत सारी राजनीतिक दल, है ना, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे राजनीतिक दल मिलकर आते हैं और एक गठबंधन बनाते हैं, फॉर्म ए कॉलिशन, और उस कॉलिशन को मेजोरिटी होता है सदन में, ठीक है। सो दे फॉर्म ए कॉलिशन, वो एक गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है कहाँ, लोकसभा में। इन सच सिचुएशन ए लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। और ऐसे कंडीशन में जब ऐसी बात होती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि जहाँ पे गठबंधन की सरकार बनती है, तो वह व्यक्ति, है ना, वो नेता, वो लीडर जो एक्सेप्टेबल है टू मोस्ट पार्टनर ऑफ द कोलिशन, जो कोलिशन के मैक्सिमम लोगों को एक्सेप्टेड हो, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। इन सच सिचुएशन लीडर हु इज acceptable to most partners of the coalition becomes the prime minister। जब गठबंधन की सरकार में, ऑफ कोर्स, जब उसकी एक पार्टी की बहुमत होती है, तब तो वो अपनी पार्टी का लीडर होता है और वो प्रधानमंत्री बन सकता है। जब बहुमत की सरकार, जब गठबंधन की सरकार होती है, तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर गठबंधन की और सरकार बना रही हैं। तो उन सारे गठबंधन की पार्टियों का ध्यान रखते हुए उनके जो मोस्ट फेवर्ड लीडर्स होते हैं, या जो मोस्ट एक्सेप्टेबल, जिनको सब लोग पसंद कर रहे हैं, जिनको सब लोग स्वीकृति दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाता है। सो फॉर्मली ए लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। सो औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, लीडर हु हैज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी इज अपॉइंटेड, वो राष्ट्रपति के द्वारा, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज प्राइम मिनिस्टर। जो व्यक्ति को, जिस नेता को, जिस औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सो द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव कर देता है। राष्ट्रपति देखा कि भाई किस गठबंधन को, या किस पार्टी विशेष को, या अगर पार्टी विशेष को नहीं तो किस गठबंधन को बहुमत है, तो जिस गठबंधन को बहुमत है, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है ना, प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है। बट उसके बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री डिसाइड्स, प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड, उसके बाद प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसके मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे, इसका फैसला प्रधानमंत्री ले रहा है। अब राष्ट्रपति का इसमें इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। सो द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर, है ना। सो प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों को पद स्तर एंड पोर्टफोलियो, कौन किस विभाग का मंत्रालय है, वो मंत्रालय आवंटन करता है। सो प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक्स एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स, है ना। रैंक मतलब है कि जैसे जनरली 3 तरह के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री, और एक डेप्यूटी मिनिस्टर, उप मंत्री। अब डेप्यूटी मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट लगभग समाप्त हो गया। अब हम अपने पार्लियामेंट में, हम अपने सरकार में, हम बोल सकते हैं, हम अपने जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें हम डेप्यूटी मिनिस्टर सब नहीं देखते हैं। सो मोस्टली इट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर एंड द नेक्स्ट इज
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो 2 रैंक के मिनिस्टर्स अभी भी होते हैं। तो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन कैबिनेट रैंक का मंत्री होगा, कौन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट इंचार्ज होगा। कुछ राज्य मंत्री ऐसे भी होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, मतलब वो टाइप ऑफ कैबिनेट है बट एक्चुअली कैबिनेट नहीं है, पद उनका राज्य मंत्री का बट काम वो कैबिनेट की तरह करेंगे, वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। तो ये सब चीज़ें जो है प्रधानमंत्री खुद डिसाइड करता है, एंड प्रधानमंत्री एलोकेट करता है पोर्टफोलियो, मंत्रालय एलोकेट करता है, प्रधानमंत्री के डिस्क्रिप्शन है, उसके पास पावर है कि हाँ ये गृह मंत्रालय देखेंगे, ये रक्षा मंत्रालय देखेंगे, या वित्त मंत्रालय देखेंगे, या कृषि मंत्रालय देखेंगे, या रेल मंत्रालय देखेंगे। सो कौन सा व्यक्ति, कौन सा नेता वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस व्यक्ति को कौन सा पोर्टफोलियो देते हैं, वो प्रधानमंत्री ही डिसीजन लेता है, उस पर डिसाइड करता है। सो जनरली होता क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द सीनियोरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, है ना, जो सीनियोरिटी और पॉलिटिकल राजनीतिक महत्व, इन दोनों चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, तो जो मिनिस्टर है उसको कैबिनेट रैंक दिया जाता है। जनरली जो सीनियर मंत्री होते हैं, ऑफकोर्स कैबिनेट ऊंचा पद है, तो ऊंचा पद है उसमें जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, तो सीनियोरिटी होना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा दिन तक नेतृत्व में रहा है, सीनियोरिटी में रहा है, उसको जनरली कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, क्योंकि उसको हैंडल करने का एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। दूसरी बात, सिर्फ वही नहीं है, गठबंधन की अगर सरकार होती है और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कोई पार्टी है जिसके सपोर्ट से सरकार बनी हुई है, और वो व्यक्ति अगर वो अपना सपोर्ट खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी, ऐसे कंडीशन होते हैं, उसकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है कॉलिशन में। तो कॉलिशन जो फिर ऐसे केसेस में उसको किसी व्यक्ति विशेष को, किसी उस पार्टी के जो सपोर्टिंग पार्टी है उसके नेता को ही कैबिनेट मिनिस्टर देता है, बिकॉज ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो गया, अब राजनीतिक महत्व हो गया है ना। और उसी तरीके से उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री भी बनाते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर बनाते हैं, उप मंत्री भी बनाते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये तीनों चीज़ बनते हैं। बट मैंने कि जैसे आपको बना दिया कि उप मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर है आजकल नहीं बनते हैं, ओनली कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ही बनते हैं। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट इंचार्ज भी होते हैं। सो इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स चूज मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कॉलिशन। तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है कि राज्यों में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर स्टेट, जो मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट के, वो अपने मिनिस्टर चूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फ्रॉम देयर ऑन पार्टी और कोलिशन। तो जैसे केंद्र में लोकसभा में हो रहा है, ऐसे राज्य में भी विधानसभा में होती है। बहुमत जिसको प्राप्त होती है विधानसभा में, गवर्नर, राष्ट्रपति की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, गवर्नर उसको मुख्यमंत्री बनाता है। प्रधानमंत्री की जगह यहाँ क्या हो गया, मुख्यमंत्री के लिए बनाता है। और जैसे ही मुख्यमंत्री बनता है वो यहाँ भी अपना मंत्रिपरिषद बनाता है, अपनी पार्टी से या अपने कॉलिशन से। एंड सेम यहाँ भी कैबिनेट मिनिस्टर के मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर यहाँ भी नहीं पाए जा रहे हैं आजकल। द प्राइम मिनिस्टर एंड all the ministers have to be members of parliament। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रधानमंत्री है और जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर, सभी को पार्लियामेंट का सदस्य होना मांगता है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बन जाएगा, है ना, कोई भी प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री है वही बनते हैं जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक कैच है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं आगे बता रहा हूँ कि वो नहीं होते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट वो बन जाते हैं मंत्री, उसका भी कंडीशन मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो जनरली आप ये समझ लीजिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जितने भी मंत्री हैं, ऑल मिनिस्टर, उनको पार्लियामेंट का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। सेम वे राज्यों में उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा या विधान परिषद का मेंबर होना उसको जरूरी होता है। नाउ इफ समवन बिकम्स ए मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए एमपी, है ना, तो जो मैं आगे बताने वाला था वही बात है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है, समवन बिकम्स मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एमपी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। अगर बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने भी किसी को बना दिया गया, है ना, एक्सेप्शनल केस है उस, बट तो ऐसे केस में क्या होता है कि सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ। तो ऐसे व्यक्ति को, सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड, उसको पार्लियामेंट में इलेक्ट होके आना ही है 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर, जिस दिन वो बन गया उसके 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट में आना होगा। इधर लोकसभा में आ जाए, चुनाव होकर, कहीं भी बाई इलेक्शन हो रहा हो या कहीं चुनाव हो रहा हो, कोई सीट छोड़ दी गई और वहाँ चुनाव करवाया जाए, वहाँ से आ जाए, लोकसभा में आ जाए, या फिर राज्यसभा में आ सकता है, राज्यसभा में इलेक्ट होकर आ सकता है। तो उसको कैसे न भी कैसे करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको बनना ही है किसी भी तरीके से। जो पार्लियामेंट के बनने के तरीके, लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा के मेंबर बनने के जो तरीके, उन तरीकों में से उसको बनना है। अगर बिना बने 6 महीने, आई एम सेइंग कि अगर किसी को बिना, जो एमपी है, जो एमपी नहीं है, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसको अगर सरकार ने, उसको अगर मिनिस्टर बनाया जाता है या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, देन ही इज़ बाउंड टू गेट इलेक्टेड, है ना, पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ।
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बताना चाहूँगा कि साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। कि इस एक्ट के पहले क्या हुआ था कि जैसे कोलिशन की सरकार हो रही थी, आप 1989 में देखें कि सरकारें कोलिशन की सरकार हो रही है, गठबंधन की सरकार हो रही है, तो होना क्या लगा कि सभी गठबंधन के दल जो अपना डिमांड करने लगे कि मेरे को भी मंत्री बना दो, मेरे को भी मंत्री बना दो, मेरे पार्टी से इतने मंत्री बना दो, मेरे पार्टी से इतने मंत्री बना दो। अब क्या हुई कि जो सरकारें थी उसको, पार्टियों को अपनी सरकार तो चलानी है, तो प्रधानमंत्री क्या करना स्टार्ट कर दिया कि सभी को मंत्री बनाने लगे, मैक्सिमम नंबर, बहुत लोगों को मंत्री बनाने लगे बेहिसाब। कि अगर 273 है तो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि 273 ऐसा भी पॉसिबल था कि भाई 273 है, 273 मंत्री बन जाए, पॉसिबल था, ऐसा हुआ नहीं था बट ऐसा पॉसिबल है कि भाई तो कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जिसको चाहो उसको मंत्री बना दो। गठबंधन में 10 आदमी का 10 पार्टी की कोलिशन है, 10 पार्टियों में से हर व्यक्ति जो है या 80% व्यक्तियों को, 90% व्यक्तियों को, 70% व्यक्तियों को मंत्री बना दो, तो ये तो अनलिमिटेड होगा। इससे सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च पड़ रही है, देश के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, सारे का मंत्री है, एंड देन वैल्यू ऑफ मंत्रालय भी घट जाएगा क्योंकि सब लोग मंत्री बन गए। सो हुआ क्या, 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2003 में। द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स was determined according to the exigencies of time and requirement of situation। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद का जो साइज़ है कि उसमें कितने मेंबर होंगे, है ना, मंत्री परिषद की, उसको समय की मांग, एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन, और परिस्थितियों के अनुरूप डिटरमाइन किया जाएगा, है ना, डिटरमाइन किया गया एक्सिजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिचुएशन के अनुरूप। बट दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। तो उन्हें उसके पहले क्या हो रहा था कि समय की मांग और अनुरूप, तो मैं बताया कि बहुत लंबे, बहुत लार्ज साइज, बहुत बड़े बड़े मंत्री परिषद बनने लगे जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मंत्री बनने लगे। बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैज़ क्लियर मेजोरिटी, जब किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं होती थी, देयर वाज अ टेम्पटेशन to win over the support of the members of parliament by giving them ministerial position, as there was no restriction on the number of the council of minister। ये मैंने आपको बता दिया कि जब मेजोरिटी नहीं होती थी तो ऐसा बहुत सारे लोगों को समर्थन का लालच देके उसको बेसिकली मंत्रालय लेने लगे लोग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। सो दिस वॉज हैपनिंग इन मेनी स्टेट्स, ये राज्यों में भी हो रहा था। सो देयर फॉर एंड अमेंडमेंट वॉज मेड, देयर फॉर एक संविधान में एक अमेंडमेंट लाया गया, एक संशोधन लाया गया, है ना, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्री परिषद, शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। सो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो उस सदन में जितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है, हाउस ऑफ द पीपल और असेंबली इन द केस, तो अगर लोकसभा में जितने मेंबर हैं और राज्यों के असेंबली में जितने मेंबर हैं, विधानसभा में जितने सदस्य, उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, है ना। सो नाउ देयर इज दैट इंक्लूड्स कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंडिपेंडेंस, सारे मिलाकर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दैट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज हेड ऑफ द काउंसिल। तो प्राइम मिनिस्टर को लेकर याद रखिएगा, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, है ना, सो दैट इट बिकम्स ओनली लिमिटेड अप टू 15%। सो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि दिस 15% इज इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे, कि 15% के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी आता है ना। तो ये कभी कभी पूछ ले जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर, प्राइम मिनिस्टर के अतिरिक्त, मतलब प्राइम मिनिस्टर के अलावा 15%, तो नहीं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एडिशनल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अतिरिक्त नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है एंड उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो हेड है। इन आगे बता रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर वाली जो चैप्टर है, अगली चैप्टर लेजिस्लेचर है, दैट यू विल स्टडी इन डिटेल द वेरियस मैकेनिज्म थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में कि बहुत सारे तरीके जिससे संसद जो है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। बट रिमेंबर, याद रखिए, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एज दैट द एग्जीक्यूटिव इज रिटेनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ लेजिस्लेचर, है ना। सो याद रखने वाली बात यह है कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय शासन है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कार्यपालिका सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण, है ना, एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली कंट्रोल, सतत रूप से कार्यपालिका जो है सतत रूप से विधायिका के नियंत्रण और देखरेख में रहती है ना, कंट्रोल एंड लेजिस्लेचर ऑफ द सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर।
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको समझिएगा कि जो मंत्री परिषद है ना, इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। जो मंत्री परिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है ना। मंत्री परिषद लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। इसका मतलब समझते हैं, दिस प्रोविजंस मीन्स दैट ए मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज टू रिजाइन। सो इस प्रोविज़न का मतलब है कि एक मंत्रालय, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रालय, मिनिस्ट्री है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री है ना, जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है, मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा में अपना विश्वास खो दी, इज ऑब्लाइज टू रिजाइन, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। सो अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस खोने का मतलब क्या है कि अगर वो मेजोरिटी से कम हो गई, लोकसभा का जो मेजोरिटी है, बहुमत है 200, जो भारत के संविधान के हिसाब से, भारत के पार्लियामेंट के हिसाब से देखा जाए तो 543 में से 273 सीट्स, सो 543 में से अगर 273 सीट्स, 273 सीट्स का लोगों का बहुमत नहीं प्राप्त है, तो ऐसे मंत्रालय को, मंत्री परिषद को, मिनिस्ट्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। द प्रिंसिपल इंडिकेट्स दैट मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना। ये सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत के अनुसार मंत्री परिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है। सो द मिनिस्ट्री इज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, वो संसद की एक कार्यकारी समिति है। एंड इट कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो देखा जाए तो ये पूरे पार्लियामेंट के तरफ से है ना, ये सामूहिक रूप से संसद के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टिवली गवर्न्स ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की तरफ से, पार्लियामेंट के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। सो जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी ऑफ द कैबिनेट। सो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत, एकजुटता, सो प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडरिटी, एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इट इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है कि ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट ए सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर, अगर एक मंत्री के अगेंस्ट भी, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास मत आ जाता है, कि कोई भी एक मंत्री अगर लोकसभा में अविश्वास मत हार जाता है ना, मतलब वो 50% से कम लोगों का सपोर्ट उसको है, किसी एक मंत्री को भी, तो पूरे के पूरे टू द रेजिग्नेशन ऑफ इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मंत्री परिषद रिजाइन हो जाएगी, है ना। सो पूरी मंत्री परिषद को रिजाइन कर, अगर किसी एक मिनिस्टर को भी अपना, अगर उसने अपना लोकसभा में विश्वास खो दिया, ठीक है, 50% से कम हो गई एक मिनिस्टर की सपोर्ट, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डूब जाएगी, एक साथ खत्म हो जाएगी, रिजाइन करना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट ए मिनिस्टर डज नॉट अग्री विथ ए पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। इसका ये भी मतलब हुआ कि अगर कोई मंत्री कैबिनेट के किसी पॉलिसी, नीति या डिसीजन या निर्णय से सहमत नहीं है, अगर मंत्री कोई एक मंत्री अगर किसी पॉलिसी, नीति या डिसीजन, निर्णय से सहमत नहीं है, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिजाइन। तो उस समय उसको या तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ऐसे डिसीजन को, या फिर उसको अपने पद से खुद त्याग देना चाहिए। अगर वो खुद त्याग दे देगा तो पूरे मंत्रालय नहीं डूबेगी, सारी कैबिनेट नहीं डूबेगी, क्योंकि वो खुद से अपना त्यागपत्र दे के निकल गया। तो अगर या तो आप सबके साथ सहमत हैं या आप नहीं भी सहमत हैं, तो आपको समझ कर सहमत होना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं होते हैं उस डिसीजन, तो आपको रिजाइन कर देना चाहिए, है ना। दो ही ऑप्शन है, या तो उस निर्णय को मान लें, सहमत नहीं भी है तो भी मान लें, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने डिसीजन लिया है, तो आपको मान लेना चाहिए। और अगर आप उसके बाद भी नहीं उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे तो आपको स्वतः रिजाइन कर देना चाहिए एज ए मिनिस्टर। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर टू परसू और एग्री टू ए पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व है ना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो, उसे मानना या उसे लागू कराना, सामूहिक उत्तरदायित्व लागू कराना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। सो इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल मिनिस्टर, सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे माना जाए या उसे लागू कराया जाए।
सो यहाँ पे मैं आपको एक सेइंग है वो बताना चाहूँगा कि इट इज़ सेड कि हाँ, जो कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इट्स सेल एंड सिंक टुगेदर, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल एंड सिंक टुगेदर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इट सेल्स, ये याद रखिएगा दोस्तों, सिंक टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक साथ नाव में रहते हैं और डूबते भी हैं तो एक साथ नावते हैं। अगर आप किसी एक के साथ भी, अगर कोई एक के अगेंस्ट भी वो ये आ गया, हम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर किसी एक मंत्री के अगेंस्ट भी अविश्वास मत आ गया और वो अविश्वास हार जाता है, वो लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, सो इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। सो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है। अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, काउंसिल मिनिस्टर का हिस्सा ही है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एक नेता, कोई एक मिनिस्टर अपना अगर बहुमत हार जाता है, तो सभी को माना जाता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद का अपनी बहुमत हार चुकी है और हार जाएगा। सो दे हैव टू सेल टुगेदर, दे हैव टू सिंग टुगेदर। वहाँ पे कंसेंसस की ज़रूरत है। वहाँ पे आप वोटिंग नहीं है कि मतलब 5 ने ऐसा बोला और 4 ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज़ कंसेंसस, जिसने जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो माना जाएगा कि पूरे कैबिनेट, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रादर सॉरी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी मंत्री परिषद का डिसीजन है और उसकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी, सामूहिक उत्तरदायित्व बनेगी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक साथ जवाबदेही बनेगी। आप उसमें से अगर कोई एक, ऐसा नहीं है कि मैं रेल मंत्री हूँ तो मैं बोल दूँ कि अरे यार जो गलती हो रही है तो वित्त मंत्री की गलती हो रही है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर वित्त मंत्री के द्वारा गलती अगर ऐसा लग रहा तो रेल मंत्री की भी जिम्मेदारी, कृषि मंत्री की भी जिम्मेदारी है, मतलब टू पार्लियामेंट सबकी जिम्मेदारी। यस, आपस में विद इन प्राइम मिनिस्टर वो कह सकता है कि किसकी टीम में प्राइम मिनिस्टर किसी एक मिनट, अगर हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे तो किसी एक मंत्री को खाली हटा भी सकता है कि नो, ये फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आप ये मिनिस्टर नहीं है, आप फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, आज से कोई नए मंत्री को वो बहाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक हटेगा तो सब हट जाएंगे, नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर कैन डिसाइड कि वो नंबर घटा सकता है, बढ़ा सकता है, चेंज कर सकता है, पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है, किसी को हटा सकता है, किसी को ज्वाइन करवा सकता है। दैट टोटली रिमेन्स विद द प्राइम मिनिस्टर। बट उसके बाद अगर पार्लियामेंट की जहाँ तक बात है, पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर उत्तरदायित्व होंगे फॉर द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसी एंड डिसीजन उसके लिए पूरे सारे के सारे मिनिस्टर उत्तरदायित्व होंगे। एंड जब वो पार्लियामेंट को जिम्मेदार होंगे तो थ्रू दैट प्रोसेस तो वो पूरी जनता को जिम्मेदार है। इन इंडिया द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज ए प्री इमिनेंट प्लेस इन द गवर्नमेंट, है ना। भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में जो स्थान है वो बेसिकली सर्वोपरि है। भारत में प्राइम मिनिस्टर हैज प्री एमिनेंट प्लेस, सर्वोपरि जगह है सरकार में। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्राइम मिनिस्टर, है ना। सो जो मंत्री परिषद है वो प्रधानमंत्री के बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अस्तित्व में ही नहीं आएगा। सो द काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जो काउंसिल है, जो परिषद है, वो एग्जिस्टेंस में ही आता है ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफ द ऑफिस, है ना। तो काउंसिल कम्स इनटू एग्जिस्टेंस कब एग्जिस्टेंस में आता है, ओनली वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन द ओथ। सो जब प्रधानमंत्री अपने शपथ लेते हैं, अपनी पद की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का अस्तित्व आता है। सो द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द डिमाइज, डिसमिसल और रेजिग्नेशन ऑफ ए मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स ए मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। इस चीज़ को, इस पूरे लाइन को समझिए, है ना। यहाँ समझिए कि द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री रिजाइन कर देता है, प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी या प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया। सो अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है या रेजिग्नाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्वतः ब्रिंग्स अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है ना। अगर त्याग पत्र होती तो कौन सी मंत्री परिषद अपने आप भंग हो जाती है अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र हो गई। बट, है ना, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बट द डिमाइज ऑफ और डिसमिसल और रेजिग्नेशन किस ऑफ ए मिनिस्टर, अगर किसी मिनिस्टर की मृत्यु हो जाती है, उसको हटा दिया जाता है या रिजाइन कर देता है, तो ओनली क्रिएट्स ए मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। तो सिर्फ उस मंत्री की वैकेंसी होती है, उस मंत्रालय की वैकेंसी हो जाएगी उस पद के लिए। सो अगर कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई एक मेंबर अगर कोई मृत्यु हो जाता है या कोई रिजाइन कर देता है, कोई डिसमिस हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ
एक मेंबर की अगर हुआ तो सिर्फ उस मेंबर की वैकेंसी होगी, उसकी जगह पे किसी और को लाया जा सकता है। बट अगर प्राइम मिनिस्टर के डेथ या रेजिग्नेशन हो जाता है, देन तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर काउंसिल ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। नए प्राइम मिनिस्टर के साथ नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी। सो द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री इज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड एंड द प्रेसिडेंट एज वेल एज पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्राइम मिनिस्टर एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन द वन हैंड, एक साइड में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है एंड दूसरे साइड में एंड द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, दोनों के साथ ऑन द अदर हैंड। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी प्राइम मिनिस्टर एक कड़ी का काम करते हैं, पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी प्रधानमंत्री एक कड़ी का काम करते हैं। सो प्रधानमंत्री की कुर्सी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट इज़ दिस रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर विच लेड पंडित नेहरू टू डिस्क्राइब हिम एज लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो चूंकि वो कड़ी का काम करते हैं, चूंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और संसद के साथ मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी का काम करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री दोनों के बीच का कड़ी का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। तो इस कारण से पंडित नेहरू ने इसको क्या बोला था, लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री ने इसको बोला केंद्रीय धुरी की संज्ञा, सॉरी। सो द प्रधानमंत्री के इस रोल के कारण पंडित नेहरू ने इसको बोला कि केंद्रीय धुरी की संज्ञा, लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट है, इंपॉर्टेंट सेंटर, केंद्रीय धुरी, सेंट्रल पोल कह सकते हैं, है ना, धुरी, सेंट्रॉइड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, द लिंचपिन, केंद्रीय धुरी। So it is also the constitutional obligation of the Prime Minister to communicate to the President all decision of the Council of Ministers related to administration of the affairs of the Union and proposal of legislation. So it is constitutional obligation, प्रधानमंत्री के पास ये संवैधानिक दायित्व है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का ये संवैधानिक दायित्व है कि जो भी कार्य कर रहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जुड़े हुए, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए जो भी कार्य है, वो प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया जाए, प्रेसिडेंट को बताया जाए, प्रेसिडेंट को वो निर्णय सारे बताया जाता है, कि प्रेसिडेंट को कम्युनिकेट किया जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं प्रशासन से जुड़े हुए। The Prime Minister is involved in all crucial decisions of the government and decides on the policies of the government. तो प्राइम मिनिस्टर, ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ही, अगर आप देख रहे हैं अभी तक कि प्राइम मिनिस्टर ही किंग पिन है, लिंच पिन है, वही मेन रोल में है। तो प्राइम मिनिस्टर सारे क्रूशियल डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस है ना, सरकार के जितने भी जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है, जो फैसले हैं एंड जो भी नीतियों पे फैसला लेना है, इन सब में प्राइम मिनिस्टर का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा, है ना, बहुत। दस द पावर विल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, है ना। तो प्रधानमंत्री के जो शक्तियां हैं, इसका एक्चुअली बहुत सारे स्रोत हैं, है ना। द पावर बिल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्लोज फ्रॉम वेरियस, बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनसे प्रधानमंत्रियों की शक्तियां आती है, बहुत सारे स्रोत। जैसे क्या क्या स्रोत है प्रधानमंत्री शक्ति, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री का क्या है, कंट्रोल है। कंट्रोल किसके ऊपर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर प्रधानमंत्री का कंट्रोल है। देन लीडरशिप ऑफ द लोकसभा, है ना। तो वो लोकसभा में जो है, लोकसभा के लीडर है, लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, तो उसके कारण भी उनके ऊपर बहुत सारी शक्तियाँ। कमांड ओवर द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, ब्यूरोक्रेटिक मशीन, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरशाही है, अधिकारी जमात है, उस पर उनका आधिपत्य है ना। देन एक्सेस टू मीडिया, उसको मीडिया को एक्सेस है, प्रधानमंत्री को मीडिया तक पहुँच है। प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनालिटीज़ ड्यूरिंग इलेक्शन, तो चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार है ना, प्रोजेक्शन है, किया जाता है। प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर, प्रोजेक्शन एज नेशनल लीडर ड्यूरिंग इंटरनेशनल समिटरी एज वेल एज फॉरेन विजिट, तो जब भी कोई फॉरेन विजिट होती है या जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होते हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री को एक नेशनल लीडर, पूरे देश का राष्ट्रीय स्तर की छवि बनाई जाती है पूरे विदेश यात्राओं में, क्यों, राष्ट्रीय छवि के नेता। तो इस कारण से प्राइम मिनिस्टर का जो रोल, ये सब स्रोत है जो प्राइम मिनिस्टर के जो शक्तियाँ हैं वो उभर कर आती हैं इन सब चीज़ों से। However, the power which Prime Minister wields and actually puts into use depends on the prevailing political condition.
तो ऐसे तो दिख रहा कि प्रधानमंत्री बहुत ही पावरफुल है, और है भी, इसमें कोई डाउट नहीं। बट देन देयर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑल्सो, और भी पहलू है कि जो प्रधानमंत्री जो अपनी पावर दिखा रहे हैं, जो उनकी पावर है, जो उनकी शक्तियाँ हैं, वो डिपेंड करता है उस समय के प्रिवेलिंग पॉलिटिकल कंडीशन, वो तत्कालिक जो राजनीतिक कंडीशन है, परिस्थितियाँ हैं, उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। सो द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ बीन assailable whenever a single political party has secured majority in the लोकसभा। तो जब भी किसी एक दल को, राजनीतिक दल को बहुमत मिला है, तब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की शक्तियां जो है वो एक्चुअली अनविवादित होती है ना, अनविवादित, अनअसेलेबल, उस पर कोई विवाद नहीं हो, क्योंकि वो पार्लियामेंट, वो एक पार्टी है, उस पार्टी से जीत कर आया और उसी पार्टी का वो लीडर है। तो जो पार्टी संसद में आकर एक पार्टी की सरकार बनी है, एक पार्टी ही बहुमत लाई है, तो सिर्फ उस पार्टी की सरकार बन गई और उसके बाद उस पार्टी का वो लीडर है, तो ऑब्वियसली जो उसके पावर है उसका वो विवाद नहीं है। However, this has not been the case when the government has been led by coalitions of political parties। लेकिन जब बहुत सारी मिलकर गठबंधन बनाकर अगर ऐसा सरकार बनाती है, तो ऐसे में पार्लियामेंट, जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है, वो ऐसा लेवल नहीं है, वो निर्विवादित नहीं होते हैं। क्या होता है, सिंस 1989 वी हैव विटनेस्ड मेनी कॉलिशन गवर्नमेंट, है ना, बताया कि 1989 से बहुत सारे गठबंधन की सरकार है। सो मेनी ऑफ दिस गवर्नमेंट्स कुड नॉट रिमेन इन पावर फॉर द फुल टर्म ऑफ लोकसभा, और इसमें से बहुत सारी सरकारें जो हैं 1989 के बाद, वो 5 साल भी नहीं चल पाई, वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई लोकसभा में। दे वेर इधर रिमूव्ड और दे रिजाइन ड्यू टू लॉस ऑफ सपोर्ट ऑफ द वे, तो या तो उनको हटा दिया गया, दे वेर इधर रिमूव्ड, ऐसी सरकारें, गठबंधन की सरकार को हटा दिया गया, या दे रिजाइंड ड्यू टू लॉस ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी, तो वो संसद में उनका सपोर्ट खत्म हो गया, बहुमत खत्म हो गया और उनको रिजाइन करना पड़ा। दिस डेवलपमेंट्स हैव अफेक्टेड द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। सो इन घटनाओं से संसदीय शासन में ऑफकोर्स काज जो है प्रभावित हुआ। सो होता क्या है कि जब अगर बहुत सारी गठबंधन है, तो जब बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है, तो हर एक पार्टी अपने अपने दबाव बनाते हैं, उनके अपने अपने एजेंडा होते हैं, और डिफरेंट पार्टीज़ के थोड़े पार्टी लाइंस के डिफरेंट एजेंडा होते हैं, अलग अलग मुद्दों पे कभी कभी सहमति नहीं बन पाती, और ऐसे में प्रधानमंत्री कुछ करना चाहता है तो दूसरी पार्टी उसको करने से रोकती है। तो या तो प्रधानमंत्री थोड़ा सा निर्विवाद नहीं रहते हैं, वो मान लेते हैं कि चलो यार, उनके मन में थी, उनकी दिल्ली तमन्ना थी कि ये काम किया जाए, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि किसी और पार्टी लाइन जो उनके सपोर्ट में, उसके साथ उनकी बात मेल नहीं खा रही। और या फिर ऐसे कंडीशन में अगर जब हो जाती है, नहीं, प्रधानमंत्री सोच लेते हैं मुझे तो ये करना ही है, अगर आप नहीं करने देंगे तो वो समर्थन खींच लेती है दूसरी पार्टी, क्योंकि इस प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार नहीं है, तो समर्थन खींच ले जाती है और इस कारण से सरकार गिर जाती है, बहुमत खत्म हो जाती है। सो दिस प्रॉब्लम्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग द पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। So in the first place, these developments have resulted in growing discretionary role of the president in the selection of prime minister। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि जो ऐसी चीज़ें हैं, जो गठबंधन वाली ऐसी चीज़ें, ऐसे सिलसिले में, तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की, जो डिस्क्रिशनरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट है इन द सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसका जो विशेषाधिकार है राष्ट्रपति का, इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंडली, द कोलिशन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन दिस पीरियड, coalition nature of Indian politics in this period has necessitated much more consultation between political partners, leading to erosion of prime ministerial authority। So जो ऐसे में क्या होता है, जब गठबंधन की सरकार है, तो होता क्या है कि प्रधानमंत्री को बार बार कंसल्ट करना पड़ता है अपने पॉलिटिकल पार्टनर्स को कोई डिसीजन लेने में, है ना, और दिस लीड्स टू इरोजन। तो ये इरोजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो अथॉरिटी है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो कद है, प्राइम मिनिस्टर का जो भूमिका, उसको थोड़ा सा, उसमें जो सत्ता है उसमें कुछ सेंध लगा देता है, उसमें इरोजन हो जाता है। थर्डली, इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरियस प्रेरोगेटिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लाइक चूजिंग द मिनिस्टर एंड डिसाइडिंग देयर रैंक्स एंड पोर्टफोलियो। सो ये भी चीज़ है कि ऐसे में प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकार, जैसे ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है ना, प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, जो लाइक चूजिंग द मिनिस्टर, डिसाइडिंग द रैंक। तो ऐसा क्या होता है कि गठबंधन में होती है, तो गठबंधन के जो अन्य दल होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हाँ, मेरे पार्टी से जो ये लोग हैं और ये कैबिनेट बनेंगे, और ये मेरे पार्टी से ये व्यक्ति को कैबिनेट बनाए ना। प्राइम मिनिस्टर को ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला होना चाहिए कि उसका कैबिनेट का मंत्री कौन होगा, उसका राज्य स्तर का मंत्री कौन होगा, बट यहाँ पे वो नहीं डिसाइड करके गठबंधन बोलती है कि भाई मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरे दल का तो ये होगा। तो गठबंधन के लीडर्स फिर वहाँ एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो मंत्रालय भी मांगने लगते हैं कि मुझे ये मंत्रालय चाहिए, मुझे ये मंत्रालय चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर को मजबूरन कभी कभी देना पड़ता है। सो ये प्राइम मिनिस्टर के पावर को, उसकी जो विशेषता है, जो उसकी पावर की सत्ता है, उसको कमज़ोर करती है। फोर्थली, इवन द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और ऐसे में क्या होता है
कि जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जो सरकार की नीति और कार्यक्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर अकेले डिसाइड नहीं कर पाता है, कैन नॉट बी डिसाइड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोन। तो ये बहुत ही दुख दुख की बात है, और मतलब इट्स मोर ऑफ ए प्रॉब्लम विच नीड्स, मतलब ये एक डिफ़िकल्टी है कोalition गवर्नमेंट में, इट्स अ फैक्ट। सो देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज कम टुगेदर बोथ एज प्री पोल एंड पोस्ट पोल एलाइज टू फॉर्म ए गवर्नमेंट। सो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ प्री पोल्स, कभी कभी पार्टियों को ऐसा लगता है कि वो अकेले बहुमत नहीं आएगी तो चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेती है, और कभी कभी चुनाव के रिजल्ट के बाद जब उनको बहुमत नहीं आती है तो उसके बाद वो पोस्ट पोल अलायंस करते हैं ना, पोस्ट पोल एंड प्री पोल। पोस्ट पोल इज़ कि जब चुनाव हो गया उसके बाद उनका गठबंधन होता है, और प्री पोल इज़ कि चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लेते हैं। चुनाव के बाद देखते हैं कि अगर नहीं आई, मेजोरिटी नहीं आई, तो और पार्टियां मिलकर पोस्ट पोल अलायंस बनाते हैं। सो पॉलिसीज आर फ्रेम्ड आफ्टर ए लॉट ऑफ नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइजेज एमंग द एलाइज। सो जो नीतियां हैं वो बहुत सारे नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद, बहुत बातचीत और समझौते के बाद बनाई जाती है। इन दिस इंटायर प्रोसेस द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू एक्ट मोर एज ए नेगोशिएटर दैन एज ए लीडर ऑफ द गवर्नमेंट। सो इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक मध्यस्थ की भूमिका है, जो मोर एज ए नेगोशिएटर, तो उसकी जो भूमिका एक मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति के रूप में ज़्यादा हो जाती है ना, जब रेदर देन कि लीडर ऑफ गवर्नमेंट। तो उसको सरकार का नेता होना चाहिए था, बट यहाँ पे वो ज़्यादातर मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति बन जाता है। एट स्टेट लेवल ए सिमिलर पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट दो विद सम वेरिएशन। तो राज्य स्तर में भी ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है, थोड़े बहुत वेरिएशंस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज दैट देर इज ए गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सो जो राज्य में क्या होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ कॉन्सेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पूरे स्टेटमेंट को मैं एक साथ लूँगा, है ना। सो होता क्या, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन इज देयर इज ए गवर्नर, है ना। द मोस्ट, यहाँ पे राज्य में क्या होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का गवर्नर होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होता है। बट प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल ऑफ मिनिस्टर के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर जो है उसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट एक गवर्नर अपॉइंट कर देता है। सो दो द चीफ मिनिस्टर लाइक द प्राइम मिनिस्टर इज लीडर, दो द चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री की तरह ये भी लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है, जो बहुमत वाली पार्टी है उसका लीडर है, नेता है। द गवर्नर हैज़ मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो गवर्नर को राष्ट्रपति से मतलब कंपेरेटिवली देखा जाए कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति को जितना डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके कंपैरिजन में राज्य के स्तर पे गवर्नर को ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है ना। तो गवर्नर हैज़ एक्चुअली मोर डिस्क्रिशनरी पावर्स, इसके पास ज़्यादा ही जो डिस्क्रिशनरी शक्तियाँ हैं वो इनके पास ज़्यादा है। हाउएवर द मेन प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑपरेटेड स्टेट लेवल टू, जो बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो संसदीय व्यवस्था है उसके जो प्रमुख सिद्धांत है वो राज्य स्तर पे भी लागू रहते हैं। नेक्स्ट इज परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, है ना, अस्थायी कार्यपालिका नौकरशाही, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सो हु इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है। द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। सो जो सरकार का जो कार्यकारी अंग है, ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके साथ उनके जो अन्य मंत्रीगण हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर आते हैं, और एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी संस्था आती है कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही कही जाती है, एक बहुत बड़ी संस्था, है ना, विशाल मशीनरी, विशाल संगठन के रूप में, और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी या फिर पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है, ये सब पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है। सो एग्जीक्यूटिव अगर कहेंगे देश के एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी सभी आते हैं। इसीलिए अगर आप मेरे इस चैप्टर का थंबनेल देखेंगे तो वहाँ मैंने एक एम्बेसडर कार के ऊपर रेड लाइट लगाया, जो ऑफकोर्स अब रेड लाइट सिस्टम हट गया, बट एक पूरे एग्जीक्यूटिव को दर्शाता है, पूरे सिस्टम को दर्शाता है, एक ब्यूरोक्रेसी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को भी ये दर्शाता है। To underline the difference between this machinery and military service, it is described as civil service. तो ये जो संस्था है ना, टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन दिस मशीनरी एंड मिलिट्री सर्विस। सो बेसिकली सरकार इस ढांचे और सैन्य सेवाओं जो मिलिट्री सर्विस है के अंतर्गत अंतर करने के लिए इसे सिविल सर्विस कहा जाता है, नागरिक सर्विस, है ना।
So trained and skilled officers who work as permanent employees of the government are assigned the task of assisting the ministers in formulating policies and implementing these policies. So, जो सरकार के स्थायी कर्मचारी होते हैं वो बेसिकली ट्रेंड एंड स्किल्ड है ना, उनको बेसिकली प्रवीण होते हैं अपने कार्य में, ट्रेंड होते हैं उनके अपने कार्यों में, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जा गई रहती है तो वो प्रशिक्षित होते हैं, और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं प्रवीण अधिकारी। तो वर्क ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ स्थायी एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं सरकार को, और इनका टास्क क्या होता है, टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर, मंत्री को असिस्ट करते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग जो पॉलिसीज़ है उसको बनाने में, फॉर्मुलेशन करने में, जो नीतियाँ हैं उनको बनाने में, उनको फॉर्मुलेट करने में, और साथ ही साथ उनको इम्प्लीमेंट करने में, उनको क्रियान्वयन करने में भी इन सरकार को बेसिकली मंत्री की मदद करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, है ना, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर कंट्रोल एंड अंडर देयर कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो लोकतंत्र में क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, और जो मंत्री हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधित्व एंड मंत्री हैं, वो सरकार के इंचार्ज होते हैं, वो सरकार के उनके चार्ज उनके कंट्रोल में होती है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा प्रशासन उनके कंट्रोल में होता है, पूरे प्रशासन का कंट्रोल और देख रेख उनके हाथों में होता है। सो बेसिकली क्या है लोकतंत्र में, क्या है कि जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, चुने हुए प्रतिनिधित्व हैं, एंड चुने हुए प्रतिनिधित्व के ऊपर मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुमत दे के, उनमें जो बहुमत है, जो उन उस पार्टी जिस संगठन को बहुमत है उसने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बहुमत प्राप्त है, एंड वो सरकार का चार्ज लेते हैं और वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की देख रेख और कंट्रोल करते हैं। सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करता है, वो लोकतंत्र में वहाँ तक है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर भी कंट्रोल करता है प्रशासन को। कैसे? द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो पॉलिसी, वो ऐसी कोई पॉलिसी को नहीं लागू कर सकते हैं, दे कैन नॉट एक्ट, ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे संविधान, जो हमारे लेजिस्लेचर है, जो हमारे विधायिका है, उसकी जो पॉलिसीज है, उसने जो पॉलिसीज बनाए उसके उल्लंघन करते हुए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सो दे हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज ऑफ द लेजिस्लेचर। उसको लेजिस्लेचर की जो पॉलिसीज है उसके अनुसार ही कार्य करना है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मंत्री हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो प्रशासन के ऊपर उनका राजनीतिक कंट्रोल रखें। सो मंत्रियों की ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन के ऊपर उनका राजनीतिक कंट्रोल रखें। सो इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। इंडिया में काफ़ी हद तक जो बहुत अच्छा ही प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज़ मेड पॉलिटिकल अकाउंटेबली, और एट द सेम टाइम ये राजनीतिक रूप से उत्तरदायित्व भी है। सो इसमें इसीलिए अगर इंडिया में देखते होंगे कि अगर आप कुछ जो ऑफिसर अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी मंत्रियों को लेना पड़ेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल कंट्रोल रखना है उन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर। सो द ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाह है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उसको जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह हमारे देश में, उसको राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, है ना। इट इज़ ऐसा अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अलाइंड नहीं है, वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है। दिस मीन्स दैट ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजीशन ऑन पॉलिसी मैटर। तो जो ब्यूरोक्रेसी है नौकर, वो किसी भी राजनीतिक नौकरशाही जो है वो किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी का समर्थन या विरोध नहीं करेगी। ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल, it will not take any political position on policy matter. In a democracy, it is always possible that a party is defeated in elections and the new government wants to opt for new policies in the place of policies of the previous government. तो ऐसा होता है लोकतंत्र में कि जब पार्टी चुनाव होते हैं और पार्टी जो सत्ता में पार्टी वो हार जाती है और एक नई सरकार बन के आती है, तो चाहती है कि वो अपने नए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे। In such a situation, it is the responsibility of the administrative machinery to faithfully and efficiently participating in drafting the policy and its implementation. तो ऐसे सिचुएशन में जब एक सरकार बदल गई, नई पार्टी की सरकार आ गई, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका ये ऐसा उस जिम्मेदारी बनता है कि वो फेथफुली एंड एफिशिएंटली, विश्वासपूर्वक, है ना, और एफिशिएंटली, एफिशिएंसी के साथ
पार्टिसिपेट करें नए पॉलिसी को ड्राफ्ट करने, नए पॉलिसी को निर्माण करने में, बनाने में और उसका क्रियान्वयन करने में। सो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं यार मैंने तो पिछली सरकार में मैं इस टाइप की पॉलिसीज़ बनाया था, ये जो नई सरकार आई है तो मेरी पॉलिसी बदल दी। आपकी पॉलिसी नहीं है, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है। वो उस जो सत्ता में सरकार थी उस सरकार की पॉलिसी थी। अभी सत्ता में दूसरी सरकार है, अभी इसकी नीतियाँ, तो आप पहले वाली नीतियों से आप पहली वाली सरकार के अंतर्गत पहली वाली नीतियां चला रहे थे, अब दूसरी सरकार है तो अब इनकी नीतियां चलाएंगे। आपको उन नीतियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट या पॉलिटिकली अलाइंड होने की ज़रूरत नहीं है। एज ब्यूरोक्रेट यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। उस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता थी उसने जैसा बोला हम उस तरीके से कार्यान्वयन किए। अब नई पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता, क्योंकि जिम्मेदारी जनता के बीच में जो जिम्मेदारी है वो डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है, वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, क्योंकि जनता उनको चुनेगी, जनता उनको पैमाने पर देखेगी और वोट देगी, तो जनता का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं। तो इसलिए जो पावर है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इज विद पॉलिटिकल अथॉरिटी। सो द इंडियन ब्यूरोक्रेसी टुडे इज एन एनॉर्मसली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो जो भारतीय नौकरशाही का जो स्वरूप है वो बहुत ही जटिल है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। तो भारत में क्या है, ऑल इंडिया सर्विस होते हैं, स्टेट सर्विसेज होते हैं, है ना, राज्य के स्तर पे सर्विसेज होते हैं। देन एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, है ना, जो निकाय सरकार है, स्थानीय सरकार है, उनके कर्मचारी होते हैं। एंड टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्टाफ, बहुत सारे टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ होते हैं जो रनिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ना, सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी लोक उपक्रम है उसको रन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। तो इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। जस्ट आपको यहाँ पे बता दूँ, ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। नॉट फॉरेन सर्विस नहीं आती है, फॉरेस्ट सर्विस आती है। इन दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ होता है, इसका एग्ज़ाम डिफरेंट होता है ना। So makers of our constitution were aware of the importance of non-partisan and professional bureaucracy। जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो अवेयर थे, उनको मालूम था, वो अवेयर थे अबाउट कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको नॉन पार्टीशन एंड प्रोफेशनल होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए और पार्टीशन नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी विशेष की तरफ से उसका जुड़ाव नहीं होना चाहिए। They also wanted the members of civil services और bureaucracy to be impartially selected on the basis of merit। तो चाहते थे कि जो मेंबर हो, इस सिविल सर्विस के जो मेंबर्स हों वो कैसे चुने जाएं, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो इम्पार्शियली सेलेक्टेड हो। ऑफ कोर्स क्योंकि उनको नॉन पार्टीशन होना है और प्रोफेशनल होना है, तो उन्हें इम्पार्शियल सिलेक्शन हो और बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे। तो नॉन पार्टीशन होने के लिए उनको इम्पार्शियली सेलेक्ट होना जरूरी था, और प्रोफेशनल होने के लिए उनको बेस्ड ऑन मेरिट होना जरूरी था। तो इन दोनों चीज़ों का उनको अवेयरनेस था। सो द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, है ना, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करेंगे और करना चाहते हैं या सो द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हैज़ बीन इंटरेस्टेड, और उनको ऐसी जिम्मेदारी दी गई है विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के लिए जो सिविल सर्वेंट्स हैं उसकी नियुक्ति का कार्य, उसका रिक्रूटमेंट का कार्य यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को दे रखा गया है। सिमिलरली पब्लिक सर्विस कमीशन आर प्रोवाइडेड फॉर स्टेट ऑल्सो, एंड राज्य के स्तर पर भी पब्लिक सर्विस कमीशंस, पीएससीज, है ना, वहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। सिमिलर यूपीएससी की तरह राज्यों के भी अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, आयोग है। मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर फिक्स टर्म। तो जो इसके सदस्य होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशंस आर अपॉइंटेड फॉर ए फिक्स टर्म। देयर रिमूवल और सस्पेंशन इज सब्जेक्ट टू ए थोरो इंक्वायरी मेड बाई जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तक उनका रिमूवल, उनको तभी हटाया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है जब एक थोरो इंक्वायरी किया जाए बाई ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक थोरो इंक्वायरी के बाद ही उनको हटाएं और रिमूव या सस्पेंड किया जा सकता है। वाइल द एफिशिएंसी एंड मेरिट आर द नॉर्म्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, है ना, जो चुने जाने हैं उनका बेसिकली एफिशिएंसी और जो मेरिट है इनके बेसिस पर रिक्रूटमेंट होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शंस हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बी द पार्ट ऑफ द पब्लिक ब्यूरोक्रेसी। तो जो संविधान निर्माता है, हम आर्टिकल अगेन कमिंग बैक टू राइट टू इक्वालिटीज, जो हमारे संविधान का जो
हृदय में बसा हुआ है ना, फंडामेंटल राइट भी है। सो बेसिकली हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा सोच कर बनाया कि जबकि जो हमारे बनाए जाएंगे जो इनका रिक्रूटमेंट होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जब रिक्रूटमेंट होगा, तो ये एफिशिएंसी एंड मेरिट इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ऑफ कोर्स ये हमारा यही मेन रीज़न है, एफिशिएंसी एंड मेरिट के तरीके से चुना जाए, बट साथ में संविधान ने ये भी सुनिश्चित किया है इंश्योर दैट कि समाज के सभी वर्गों का, ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी हो, है उनके पास भी अवसर हो ब्यूरोक्रेसी, जो सरकारी ब्यूरोक्रेसी, सरकारी नौकरशाह का हिस्सा बनने का, जो सरकार के कमज़ोर वर्गों को भी ये अवसर पर मिले। तो ये हमारे संविधान ने इंश्योर किया। एंड इसी पर्पज़ के लिए, इस कमज़ोर वर्गों को भी अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड रिजर्वेशन। तो संविधान ने रिजर्वेशन इन जॉब्स, है ना, सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण का प्रावधान प्रदान किया है। एंड दिस इज़ इन अकॉर्डेंस भी हमारे जो हमने पढ़ा है राइट टू इक्वालिटी, जो है समता का अधिकार के अनुसार है, ये हमारे एक फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग भी है। सब्सिक्वेंटली रिजर्वेशंस है ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड फॉर वीमेन, और बाद में ऐसा पाया गया कि अन्य कमज़ोर वर्ग भी हैं तो उनके लिए भी आरक्षण दिया गया, जैसे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को आरक्षण दिया गया, और रिसेंटली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, उनको भी आरक्षण दिया गया। सो दीज प्रोविजंस एंश्योर दैट द ब्यूरोक्रेसी वुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटीज विल नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विस। तो इससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा ना, मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड सोशल इनइक्वालिटी, और जो सामाजिक असमानताएं हैं वो रास्ते में नहीं आएंगे इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस। तो ब्यूरोक्रेसी मोर रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो सामाजिक असमानताएं हैं वो एक बाधा नहीं बनेगी, वो एक बीच में रोड़ा नहीं बनेगी, रास्ते में नहीं आएगी, जो सिविल सेवाओं में भर्ती के बीच में रोड़ा नहीं बनेगी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं का वर्गीकरण। तो सिविल सर्विसेज क्या होते हैं? ऑल इंडिया सर्विस, तीन तरह से हैं, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, एंड स्टेट सर्विसेज, प्रांतीय सेवाएं, है ना। सो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आता है, आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस आता है, और एक इंडियन फॉरेन सर्विस भी आता है। सॉरी माय मिस्टेक, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट सर्विस आता है, सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आता है। और इसमें देखिए फॉरेन सर्विसेज में आता है ना, फॉरेन सर्विस, सेंट्रल सर्विस में आता है फॉरेन सर्विस, कस्टम सर्विस, और भी अन्य बहुत सारी सेवाएं हैं, और ऑफ कोर्स प्रोविंशियल सिविल सर्विस में भी बहुत तरीके के डिफरेंट सिविल सर्विसेज हैं। यहाँ सिर्फ तीन है ना, ऑल इंडिया सर्विस में सिर्फ तीन है अभी तक। सो पर्सन सेलेक्टेड बाय यूपीएससी फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स। सो जो यूपीएससी के द्वारा आईएएस, इंडियन एंड आईपीएस चुने जाते हैं, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ हायर लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो ब्यूरोक्रेसी के जो हायर लेवल उच्च स्तर के जो ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही है, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है उसकी, है ना, ये आईएएस आईपीएस। सो यू मे नो दैट द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक जिले का सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, एक जिले के स्तर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो अधिकारी है जिले का, वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड डू यू नो दैट कलेक्टर, एंड जनरली ये जो कलेक्टर होता है नॉर्मली ये आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, एंड दैट द ऑफिसर इज गवर्नड बाय द सर्विस कंडीशन लेड डाउन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो है चूँकि आईएएस ऑफिसर होते हैं तो ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो चूँकि जिले में होते हैं और जिले के कलेक्टर होते हैं, बट ये जनरली गवर्न किसके द्वारा किए जाते हैं? गवर्न बाय सर्विस कंडीशन की जो सर्विस कंडीशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेके जाती है। सो एन आईएएस और आईपीएस इज असाइन टू ए पर्टिकुलर स्टेट। सो एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर होता है जो बेसिकली जो ऑल इंडिया सर्विस वाले ऑफिसर हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले ऑफिसर के लिए भी ये बात एप्लीकेबल है कि जो आईएएस आईपीएस ये फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी होते हैं, इनको एक स्टेट कैडर एलोकेट किया जाता है वेयर ही और सी वर्क्स अंडर द, तो यहाँ पे वो एक राज्य के अंदर राज्य के देखरेख में काम करते हैं, अंदर जो सुपरविजन ऑफ एक स्टेट। तो आप जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उस समय आपको एक स्टेट कैडर एलोकेट कर दिया जाता है, और देन आप उसी स्टेट के सुपरविजन में आते हैं, आप आजीवन उसी स्टेट के ही काम करेंगे।
देयर आर सम एक्सेप्शन, थोड़े बहुत उसके एक्सेप्शन है, वो शायद इसका वो मैं कभी अलग से बता दूंगा, बट वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं। सो आप जिस स्टेट कैडर में हैं उसी स्टेट से जुड़े हुए काम करेंगे। हाउएवर जब बट एट द सेम टाइम जो IAS IPS हैं आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी IAS IPS की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टेट कैडर से डेपुटेशन पे आते हैं ना। यहाँ क्या कर रहा है कि जो IAS IPS अधिकारी होता है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। दे कैन गो बैक इन टू द सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट दैम। सो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, डेपुटेशन पे काम करने जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। तो जबकि वो किसी स्टेट कैडर पे लोकेटेड हो गए, तो वो एक IAS IPS को मिल गया कि सपोज दैट आप केरला कैडर के, तो आप केरला कैडर के, आपका सुपरविजन केरला स्टेट में है, आपका कार्य केरला स्टेट में है, लेकिन आपके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ये बहुत उनको पावरफुल बनाता है। दिस मीन्स दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जो की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो प्रशासनिक अधिकारी, इंपॉर्टेंट प्रशासनिक अधिकारी है राज्यों के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन, देखरेख और कंट्रोल नियंत्रण में काम करते हैं, है ना। अपार्ट फ्रॉम द IAS एंड IPS ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय द UPSC, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इज लुक्ड आफ्टर बाय ऑफिसर्स अपॉइंटेड थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो IAS IPS और जो अन्य अधिकारी जो UPSC के द्वारा चुने जाते हैं, और भी UPSC में और भी सर्विसेज आते हैं, तो ये इनके द्वारा जो चुने जाते हैं उनको छोड़कर स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो भी काम करते हैं स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका भी बहुत योगदान होता है। तो जैसा कि हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, हम फेडरलिज्म जो है, संघवाद का जो चैप्टर हम उसमें पढ़ेंगे, दिस फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी स्ट्रेंथन्स द कंट्रोल ऑफ। सो इसमें क्या है कि हम आगे भी पढ़ने वाले, बट यहाँ पे थोड़ा सा बताते हैं कि जो चूँकि IAS IPS का जो कंट्रोल सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एंड वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रहते हैं, तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ, ये स्ट्रेंथन करता है द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। तो राज्यों के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमांड है ना, कंट्रोल है, उसको मजबूत कर देता है, क्योंकि जो उनके जो ऑफिसर्स हैं, राज्यों के जो ऑफिसर्स हैं, हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। द ब्यूरोक्रेसी इज एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रीच द पीपल। जो नौकरशाही वो माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहित या नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। वेलफेयर पॉलिसीज of the government must reach the people, but most often it is so powerful that people are afraid of approaching a government officer। but actually इनका देखिए, एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में नौकरशाही का एक कार्य क्या है कि वो सरकार की जो वेलफेयर पॉलिसी है, जो लोकहित की नीतियाँ हैं, उनको जनता तक पहुँचाए। बट एक्चुअली ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, दे बिकम मोर पावरफुल, द जनता जो है इनके पास पहुँचने से डरती है, अफ्रोड ऑफ अप्रोचिंग अ गवर्नमेंट, और किसी सरकारी अफसर से मिलने के लिए, उनसे पहुँचने के लिए डरती है। इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल दैट ब्यूरोक्रेसी इज इनसेंसिटिव टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। तो ये एक आम अनुभव रहा है कि नौकरशाही सामान्य नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती है। सो कॉमन एक्सपीरियंस दैट ब्यूरोक्रेसी इज एक्चुअली इनसेंसिटिव, वो संवेदनशील नहीं है टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन, लोगों के जो डिमांड है और जो उनकी उम्मीदें हैं वो ऑर्डिनरी सिटीजन के, उसके हिसाब से वो थोड़ा इंसेंसिटिव है। ओनली इफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कंट्रोल्स द ब्यूरोक्रेसी सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी इफेक्टिवली हैंडल्ड। सो चूँकि ब्यूरोक्रेसी थोड़ा इंसेंसिटिव है टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो अगर जहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार होगा और वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी, जैसे कि हमारे देश में दे कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, तो जो इनमें से कुछ प्रॉब्लम्स है वो एक प्रभावी रूप से हैंडल कर लिए जाते हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स किसके अंडर कंट्रोल में, वो किसके कंट्रोल में, वो चुने हुए जनता की चुनी हुई सरकार के अंडर में। सो ऑन द अदर हैंड टू मच पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स, बट एट द सेम टाइम ये भी समझने वाले हैं कि जहाँ एक तरफ वो जनता के हित के लिए पॉलिटिशियंस जो है उनको कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेट्स को, बट अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल टू मच पॉलिटिकल, सो द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन टर्न्स द ब्यूरो में इंस्ट्रूमेंट्स इन द, तो ये पॉलिटिशियंस के हाथ में बस एक इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इट्स अ वेरी फाइन बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट, ऐसा मेनी पीपल थिंक दैट देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। सो जबकि उनका रिक्रूटमेंट जो है, जो संविधान में ही
संविधान हैज़ क्रिएटेड इंडिपेंडेंट मशीनरी फॉर रिक्रूटमेंट। संविधान ने एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सिस्टम बनाया है, एक मशीनरी बनाया है इनका रिक्रूटमेंट का। यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का संविधान में मेंशन है। तो ये रिक्रूटमेंट के लिए एक ऐसा उनको एक इंडिपेंडेंट रखा है, रिक्रूटमेंट को राजनीतिक रूप से इंडिपेंडेंट रखा है। बट ऐसा है, बहुत लोग सोचते हैं और ऐसा एक सच्चाई है कि एक देयर इज़ नो प्रोविज़न कि सिविल सर्वेंट के जो सिविल सर्वेंट के कार्यों में जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है उसको रोका जाना बहुत मुश्किल है, या लोगों का ऐसा मानना है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न, ऐसा कोई प्रावधान भी नहीं है ना। सो इट इज़ ऑल्सो फेल्ट दैट एनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू दिस। और ये भी माना जाता है कि एनफ प्रोविजंस मतलब काम भर प्रोविजंस नहीं है, उतने प्रावधान नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाह है, उसको जनता के प्रति एक अकाउंटेबल बनाया जाए, उसके सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है हमारे संविधानिक नियमों में। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट मेजर्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन मे मेक द ब्यूरोक्रेसी ए लिटिल मोर रेस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। सो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये आशा है, एक उम्मीद है, एक एक्सपेक्टेशन है कि मेजर्स लाइक राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है, ये शायद हमारे ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा जनता के प्रति मोर रेस्पॉन्सिव, जनता के प्रति मोर संवेदनशील और उत्तरदायित्व बनाएगा। बट अभी इसका हम देखते हैं, ये दीज आर द स्टेप्स टू राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये स्टेप टुवर्ड्स इट। बट इसका फाइनल आउटकम क्या है, थोड़े और समय में और अच्छे से उभर कर आएगा। तो ये चैप्टर समाप्त हो गया दोस्तों, एग्जीक्यूटिव। ये आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें आपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सिमिलरली हमारे थोड़े बहुत मैंने टच किया स्टेट्स एंड गवर्नर्स, स्टेट में मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स का रोल क्या है, एंड देन ब्यूरोक्रेट्स जो मोस्ट ऑफ द यू जो आप लोग पढ़ना आगे बनना चाहते हैं, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने समझाया। नाउ हम आ जाते हैं निष्कर्ष पे, इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। द मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की बहुत ही पावरफुल संस्था है ना मॉडर्न एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव एंजॉयज ग्रेटर पावर कंपेयर टू द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो ग्रेटर पावर्स कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार के जो अन्य अंग है ना, उसकी अपेक्षा कार्यपालिका ज़्यादा ही शक्तिशाली है। दिस जनरेट्स ए ग्रेटर नीड टू हैव डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। तो इस कारण से एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट विथ फोरसाइट दैट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट फर्मली अंडर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। सो जो हमारे संविधान निर्माताओं थे, उनकी ये फोरसाइट थी, उनकी ये दूरदृष्टि थी कि जो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका है मस्ट बी पुट फर्मली, है ना, अंडर रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को विधायिका के नियमित नियंत्रण और देखरेख में रखा जाए। उन्होंने बहुत फोरसाइट था हमारे संविधान में और उन्होंने ऐसा सोचा। जैसे पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव वॉज चूजन, और इसी कारण से जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है भारत में, संसदीय कार्यपालिका का चूज़ किया गया, चयन किया गया। पीरियोडिक इलेक्शंस, है ना, समय समय पे चुनाव। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ओवर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, जो उनके पावर के जो शक्तियों हैं उसके ऊपर जो संवैधानिक लिमिट्स लगाए गए। एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, है ना, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, ये हैव इंश्योर्ड दैट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कैन नॉट बिकम ऑन रेस्पॉन्सिबल। तो इन्होंने इंश्योर किया है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है वो जनता के लिए अनरेस्पॉन्सिव वो ना बन जाए, है ना। तो उनको संवेदनशील बनाने का और रेस्पॉन्सिव बनाने का ये लोग काम इंश्योर किए हैं। सो जो जब बार बार चुनाव होते हैं, उनके पावर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशन है। और राजनीतिक जो पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, लोकतांत्रिक राजनीति उसमें इन्वॉल्व होती है। एग्जीक्यूटिव के ऊपर उन्होंने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखा है, तो इस हिसाब से उसको जनता के प्रति हम रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल बनाए हैं। सो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत लोगों को, आप में से बहुतों को मुझे विश्वास है और पता है कि आप लोगों को, आप लोगों ने अपना भविष्य इसमें देखा होगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, मोस्ट ऑफ यू, वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। जो आप अगर इसमें इस सिस्टम में बनना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अगर आप कोई और सेवा करना चाहते हैं और कुछ और बनना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो ऑल द बेस्ट इन लाइफ। जय हिंद, जय भारत।